हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल साइंस के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड वो पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर में जो संवहन ऊतक होते हैं, ब्लड तो होता ही है, उसके साथ साथ लिम्फ होता है यानी कि लसिका। और और कौन सा ऊतक होता है? संवहन ऊतक। एक होता है ऊतक द्रव्य यानी कि टिश्यू फ्लूइड। ये तीन जो है हमारे शरीर में संवहन ऊतक का कार्य करते हैं और यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के तहत आपको पूरे ब्लड की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और ब्लड जो कि यहां से एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सही तरीके से तैयारी करनी है तो सही नॉलेज भी आपको होनी बहुत जरूरी है। जब मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा तो उसमें मैं करीब 40-45 बहुविकल्प क्वेश्चन वो आपको पढ़ाऊंगा। ब्लड की 3 वीडियो आएंगी अगर आपको डिटेल से अच्छे से समझना है। तो इस 3 वीडियो के बाद आप ब्लड से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप तुरंत बना पाएंगे। ब्लड के बारे में से क्वेश्चन बार बार, ब्लड ग्रुप, ब्लड का कंटेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। जैसे कि आपके जो भी कंपटीशन के एग्जाम आ रहे हैं या कोई भी एग्जाम आ रहा है आपका, तो ब्लड का नॉलेज आपको बहुत जरूरी होनी चाहिए क्योंकि साइंस के जो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, उसको देखिए, उसको समझिए, फिर ब्लड के बारे में पढ़ाते चलते हैं। देखिए सबसे पहले देह तरल यानी कि हमारे शरीर के अंदर बॉडी जो फ्लूइड होता है, एक तो होता है रुधिर यानी कि ब्लड, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम में पढ़ेंगे। दूसरा होता है लसिका या लिम्फ। लसिका या लिम्फ दोनों में क्या अंतर होता है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के अंदर लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर होता है। अब अगर मैं ब्लड की बात करूं तो हमारा ब्लड जो बना हुआ होता है, दो उसका बना हुआ होता है, एक तो प्लाज्मा से मिलकर और एक रुधिराणु से। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% भाग बनाते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% भाग बनाता है और जो 45% भाग होता है वो रुधिराणु से मिलकर बना होता है। रुधिराणु जिनको हम कनिकाएं भी कहते हैं। तो ये रुधिराणु 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लाल रुधिराणु, या इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइटस। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एरिथ्रोसाइटस निम्न में से कौन सी कनिकाएं हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? आरबीसी। और इसकी संख्या 45 से 50 लाख पर एमएल। 1 एमएल में इसकी मात्रा 45 से 50 लाख के बीच होनी चाहिए आरबीसी की। अगर मैं बात करूं सफेद रुधिराणु की, जिसको दूसरा नाम कहते हैं ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस, और इसकी संख्या कितनी होती है? 5000 से लेकर 9000। 1 एमएल में इसकी मात्रा 5000 से 9000 होती है। और अगर तीसरी जो रुधिराणु होता है उसे कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, और इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। और इसकी संख्या शरीर के अंदर होती है 2,50,000। 1 एमएल में इसकी संख्या होती है 2,50,000। तो इस तरीके से 3 तरह की रुधिराणु हमारे ब्लड में होती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% तो प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु। रुधिराणु 3 तरह की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम पता जरूर होना चाहिए, कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है कि निम्न में से एरिथ्रोसाइटस कौन सी कनिका है? कौन सी होती है? आरबीसी यानी कि लाल रुधिराणु। अब अगर मैं श्वेत रुधिराणु की बात करूं, ये श्वेत रुधिराणु भी 2 तरह की होती है। ब्लड के अंदर 2 तरह की श्वेत रुधिराणु पाई जाती है। एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइटस और एग्रेनुलोसाइटस। ग्रेनुलोसाइटस और एग्रेनुलोसाइटस देखो किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है कनिका में। कनिका में। और एग्रेनुलोसाइटस किसको कहते हैं? अकनिका में। अकनिका में ये होता क्या है, अभी थोड़ी देर में इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद अगर मैं कनिकामय की बात करूं, ये 3 तरह की होती है, एसिडोफिल्स या इसका दूसरा नाम होता है इयोसिनोफिल्स। और इसकी संख्या कितनी होती है? 78 से लेके 300 पर एमएल। 1 एमएल में कितनी पाई जाती है? 78 से लेके 300 तक। और अगर मैं बेसोफिल्स की बात करूं, दूसरी जो कनिकामय होती है, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं हम, वो होती है बेसिलोफिल्स या इसका दूसरा नाम होता है हेटेरोफिल्स। इसकी संख्या होती है 35 से 150। 1 एमएल में इसकी संख्या इतनी आती है। जब ब्लड रिपोर्ट आप अगर देखोगे तो उसकी काउंट में ये रहती है। इसके बाद तीसरी जो होती है कनिकामय, वो होती है न्यूट्रोफिल्स और इसकी संख्या कितनी होती है? 350 से लेके 500 तक पर एमएल। 1 एमएल में इसकी मात्रा इतनी होती है। अगर हम बात करें एग्रेनुलोसाइटस यानी कि एकनिकामय, ये 2 तरह की होती है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। लिम्फोसाइटस की जो संख्या होती है यानी कि 1500 से लेकर 2500 1 एमएल में। 1 एमएल की बात हो रही है। और अगर मोनोसाइटस कितनी होती है? 200 से लेके 700 एमएल तक। 200 से लेके 700 तक इसकी संख्या होती है 1 एमएल में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने जो भी पढ़ा है, ये ब्लड के बारे में आपने पढ़ा है। ये डायग्राम जो भी, इसको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, ब्लड जो है हमारा, ब्लड 2 चीज से मिलकर बना है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। नंबर 1 प्लाज्मा जो कि 45% भाग बनाता है ब्लड का। नंबर 2 कनिकाएं। कनिकाएं कहते हैं वो, सॉरी, रुद्राणु। रुद्राणु 3 तरह की होती है जो कि 45% भाग बनाता है। तो ये 3 तरह के रुद्राणु कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती है, एक कनिकामय और दूसरी एकनिकामय। कनिकामय 3 तरह की होती है, आपके सामने है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अगर एकनिकामय की बात करूं, ये 2 होती है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। ये एक पूरे ब्लड का कंटेंट हो गया। लेकिन अब आपको सबसे पहले रुधिर में, यहां से बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, अब आपको ब्लड अगर अच्छे तरीके से तैयार करना, कंपटीशन में जरूर आएगा क्वेश्चन इसका। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए ब्लड और लसिका में क्या अंतर होता है। चलिए ब्लड और लसिका में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर होता है ब्लड और लसिका में। देखिए, अगर मैं बात करूं लसिका यानी कि लिम्फ की, यह लसिका तंत्र का निर्माण करती है। लसिका है तो लसिका तंत्र बनाएगी, और ब्लड है, रुधिर है, तो क्या बनाता है? परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र की बात होगी तो रुधिर की बात हो रही है, और अगर लसिका तंत्र की बात रहेगी तो लिम्फ की बात हो रही है। अब दूसरा अंतर क्या होता है? नंबर 1, इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। इसमें, इस द्रव में CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसमें CO2 की मात्रा कम होती है। रुधिर में CO2 की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तीसरा अंतर क्या होता है? जो लसिका होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। देखो उल्टा होता है, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी लसिका में, इसमें कम रहेगी ब्लड में। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज्यादा रहेगी और O2 में और लसिका में कम रहेगी। इसी तरीके से उपापचय पदार्थ अधिक होते हैं लसिका में। उपापचय पदार्थ जो भी होते हैं, उपापचय पदार्थ जैसे कि कौन कौन से उपापचय पदार्थ होते हैं? जैसे ग्लूकोज है ना, और तुम्हारे अमीनो अम्ल। ये उपापचय पदार्थ जो भोजन में हमारे पाचन के दौरान बनते हैं, वे उपापचय पदार्थ होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज की मात्रा। या प्रोटीन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। तो वे उपापचय पदार्थ किसमें अधिक होते हैं? लसिका में। इसमें उपापचय पदार्थ कम होते हैं। और अंतर देखिए, लसिका में हम लिखते प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका अंतर लसिका में और जो रुधिर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर ये होता है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट। और आरबीसी के कारण ही तो ब्लड का रंग लाल होता है, आर का मतलब रेड, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता लसिका का। लसिका का लाल रंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती, जबकि ब्लड में आरबीसी की संख्या, आरबीसी उपस्थित होती है, इसलिए ब्लड लाल होता है। तो याद रखना कि आरबीसी अनुपस्थित होता है लसिका के अंदर, जबकि
हाँ, आरबीसी अनुपस्थित होता है लिम्फ में और रक्त में पाया जाता है। इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक होते हैं। अगर हम बात करें लसिका की यानी कि लिम्फ की, तो उसमें डब्ल्यूबीसी अधिक होती है और इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त में कम होती है। ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें लिम्फोसाइटस संख्या में अधिक होते हैं और इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या ब्लड की आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ब्लड में और लसिका में जब अगर आप अंतर देख रहे हैं तो लिम्फोसाइटस होता है किसमें अधिक, लसिका में, जबकि ब्लड में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होते हैं। इसमें पोषक पदार्थ कम होते हैं, इसमें पोषक पदार्थ कम होते हैं, इसमें अधिक होते हैं पोषक पदार्थ। और देखिए ये अंतर आ गया, यह रंगहीन होता है। लसिका कैसी होती है, रंगहीन, जबकि उसमें डब्ल्यूबीसी होती है तो इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और लसिका छना हुआ रुधिर है, अगर उसमें से कणिका निकाल दिए, आप फिर समझिए मेरी बात, अगर ब्लड में से कण निकल जाए और फिर प्लाज्मा प्लाज्मा रह जाए तो वो लसिका कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? कुछ ही कणिकाएं आए बस, आरबीसी ना हो। अगर आरबीसी हटा दे तो आरबीसी के कारण ही तो ब्लड लाल होता है, इसलिए लसिका कैसी होती है, रंगहीन, और ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का। और लसिका छना हुआ रुधिर है और रुधिर ही एक तरल संयोजी ऊतक है। ये हो गया लसिका में उसमें अंतर। अब आप मेरी बात समझिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था रुधिर हमारे दो कंटेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं 55% भाग रुधिर का बनाता है प्लाज्मा। तो आइए प्लाज्मा के बारे में भी, प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं प्लाज्मा समझ लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं, चलिए देख लेते हैं प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए देखते हैं प्लाज्मा में कौन कौन से भाग होते हैं, ये देख लेते हैं अब प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी रुधिर के बारे में भी बात जान ले रहे, प्लाज्मा अभी समझेंगे, पहले थोड़ा सा रुधिर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए रुधिर की अगर हम बात करें, ब्लड, देखिए ये देखिए ब्लड, सबसे पहले नॉर्मल बात, ब्लड जो होता है यह लाल रंग का अक्षारीय होता है। ब्लड जो होता है वो लाल रंग तो होता ही होता है, साथ के साथ इसका माध्यम कैसा होता है, अक्षारीय। चलिए माध्यम की बात अगर मैं करूं, माध्यम से आप माध्यम समझिए, माध्यम क्या होता है, पीएच, पीएच से माध्यम ज्ञात करता है। अगर पीएच 7 होती है किसी भी जगह या किसी भी तरल की या किसी भी पदार्थ की, तो तब हम उसको माध्यम को उदासीन कहते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, उदासीन। लेकिन अगर पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम, तब उस माध्यम को हम कहते हैं अम्लीय। लेकिन अगर 7 से अधिक हो जाए, 7 से अधिक, तब उस माध्यम को हम कहते हैं अक्षारीय। ठीक है ना? तो देखिए ये 7 से थोड़ा सा अधिक है, 7.4, इसलिए कैसा होता है, हल्का अक्षारीय। ठीक है ना? शरीर भार का जो 7% से 8% होता है, ब्लड में जो शरीर होता है, पूरा शरीर का जितना भी भार रहता है उसका 7 से 8% भार किसका होता है, रुधिर का होता है। ठीक है ना? और वयस्क, अगर वयस्क की बात करें, वयस्क शरीर में इसकी मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। वयस्क, अगर वयस्क मनुष्य है तो इसके लिए इसकी मात्रा रहेगी 5 से 6 लीटर। स्त्रियों में कुछ कम होता है, अगर मनुष्य में आधा लीटर का अंतर होता है, यानी कि पुरुष में आधा लीटर ज्यादा होता है और स्त्री में आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट, इसका अध्ययन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त विज्ञान तो कहते ही हैं हिंदी में, लेकिन हिमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं, हिमेटोलॉजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम हिमेटोलॉजी। उत्पत्ति की अगर बात करें, जब भ्रूण होता है, छोटा भ्रूण होता है, यानी कि 3-4 माह का ही बच्चा रहता है, तो वहां ब्लड का निर्माण किससे होता है, देखिए कौन कौन से, मेसोडर्म से होता है, भ्रूणीय मेसोडर्म से ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणीय मेसोडर्म की कोशिका ही ब्लड का निर्माण करती है।
अब रुधिर के गुण देखिए, श्यानता कितनी होती है रुधिर की? 4.7। इसका मतलब हुआ आसुत जल से 5 गुना होती है, 4.7। पीएच मान अभी मैंने बताया 7.4, थोड़ा सा अक्षारीय। रंग कैसा होता है ब्लड का? चमकीला लाल। और मानव शरीर में कुल रुधिर कितना होता है? टोटल 6.8 लीटर, यानी कि नॉर्मली 5-6 तो होता ही है, लेकिन अगर बात करें 6.8 लीटर। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीज होती है, आइए अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा में 90%, करीब 90, 91 या 91 या 92% तो होता है जल। बाकी जितने बचे करीब 7% होती है प्रोटीन, 7% इसके अंदर होते हैं प्रोटीन। और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रतिजामन होता है, घुलनशील गैसें होती हैं। ये आपके प्लाज्मा में ये चीजें उपस्थित होती है। अगर हम बात करें जल को तो सबको ही पता है। प्रोटीन की बात, करीब करीब प्लाज्मा में 70 प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है। कितने प्रकार की होती है? 70। मेन आपको 4 ही याद रखनी है, मैं थोड़ी देर में उन चारों के नाम आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन जो है 4 प्रकार की मेन जो होती है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रकार की जो प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होती है। मेन वैसे तो 70 होती है, लेकिन मेन 4 जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी बताई मैंने? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, थ्राम्बिन। आइए अभी थोड़ी देर में अभी बताऊंगा मैं। अकार्बनिक पदार्थ की अगर बात करूं, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके लवण, तो वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो हम भोजन में जो हमारे कार्बनिक यौगिक उपस्थित होता है, पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जब बदल जाते हैं ना, पाचन हो जाता है, जैसे कि अमीनो अम्ल, ये कार्बनिक पदार्थ भी हमारे कहाँ उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा में। प्रतिजामन, प्रतिजामन ये 2 प्रकार के प्रतिजामन इसमें आप पढ़ेंगे प्लाज्मा के अंदर। तो एक होता है एंटी ग्लोबुलिन, और हिपेरिन। आगे आएंगे, आगे भी पढ़ेंगे आप। ये 2 प्रकार के प्रतिजामन होते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे। घुलनशील गैसें, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा को हमारा भाग होता है उसमें 3 तरह की घुलनशील गैसें आप पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी नाइट्रोजन। ठीक है ना? ये मैंने प्लाज्मा का भाग लिख दिया। जल कितना होता है? 90 से 92% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। अकार्बनिक पदार्थ 0.9%। प्लाज्मा की प्रोटीन 7%। देखिए कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, है ना, प्रोथ्राम्बिन, वो भी आएगी इसमें। और अन्य कार्बनिक पदार्थ 1.2%। इस तरीके से ये प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा मिलकर बना हुआ होता है। आइए प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी और बातें जानते हैं। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा में क्या होता है? यह पीला अक्षारीय द्रव है जिसकी पीएच होती है 7.4। प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा में 91 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ, 1% ग्लूकोज व अन्य कार्बनिक पदार्थ थोड़ी मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन अभी बताया मैंने, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रकार के मुख्य प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होता है और यहां से लगातार आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे बार बार इसी बात पे चर्चा कर रहा हूं कि अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मैं आपको ब्लड का पूरी डिटेल पढ़ा रहा हूं और ये 3 पार्ट में पूरा होता है ब्लड। और उसके बाद में बहुविकल्प क्वेश्चन वे बनाऊंगा जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लड अच्छे से समझेंगे आप। ब्लड में मेरा पार्ट चल रहा है प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा समझिए और क्या होता है। प्लाज्मा देखो, एल्बुमिन क्या काम करती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एल्बुमिन रुधिर के दाब को निर्धारित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रुधिर का दाब यानी कि प्रेशर कौन निर्धारित करता है, तो वो प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है एल्बुमिन। ग्लोबुलिन का क्या काम होता है? एंटीबॉडी के समान काम करती है। अब एंटीबॉडी समझिए, हम जब भी कोई हमारे ब्लड में कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है तो जो ये
ग्लोबुलिन होती है जो उसको नष्ट करने का काम करती है। इस तरीके से क्या होती है, ग्लोबुलिन्स का काम करते हैं एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का मतलब है बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे ब्लड में आए हैं तो उसमें प्लाज्मा में जो उपस्थित होती है प्रोटीन ग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडी तैयार करती है उसका और उसे मारती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबॉडी का काम कौन करती है तो उसका आंसर क्या रहेगा, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन दोनों रुधिर का थक्का जमाती है, रुधिर का थक्का दोनों जमा देती है। अगर आपसे पूछा जाए फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन रुधिर का थक्का जमाने वाली कौन सी प्रोटीन होती है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। रुधिर का थक्का जमाने में जो भी ऑप्शन में आपको फाइब्रिनोजन दिखाई दे या प्रोथ्राम्बिन दिखाई दे तो आंसर दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, अगर किसी एक का नाम दिया तो एक पे निशान लगा देना। अब बात करेंगे, ये तो हुआ प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की बात। प्लाज्मा के अंदर और होते हैं लवण यानी कि साल्ट, इसे भी समझिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड। देखिए आपको क्या समझना है ये समझिए बस आप। देखिए अब आप ये समझिए लवण की बात हो रही है। अगर हम बात करें Na प्लस सोडियम की, पोटेशियम K प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, ये दो होती है धातु। इनके क्लोराइड, क्लोराइड को कहते हैं Cl पे 1 माइनस। बाइकार्बोनेट HCO3 को कहते हैं बाइकार्बोनेट। सल्फेट SO4 इस पे 2 माइनस, इसे कहते हैं सल्फेट। और फास्फेट PO4 इस पे भी 2 माइनस। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन से लवण उपस्थित होते हैं प्लाज्मा के अंदर। देखिए आप, सोडियम क्लोराइड, ये प्लस वाले को माइनस वाले के साथ बोलिए कि NaCl, इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ये इसका अनुसूत्र होता है। देखिए आपसे कंपटीशन में ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा लवण प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आपने याद किया हुआ है सोडियम क्लोराइड, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको मिले कि निम्न में से कौन सा सोडियम क्लोराइड का सूत्र है तो आपके सूत्र भी बनाने आने चाहिए। देखिए ऑप्शन में तो चलो मिलेंगे आपको, जैसे NaCl, या वहां लिखा हुआ मिले Na2Cl, या लिखा हुआ मिले NaCl2, या लिखा हुआ मिले D। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको अगर देखने को मिलते हैं तो D, अगर मैं D की बात करूं वहां मिले Na3Cl। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा NaCl है, ये यहां से पहचानेंगे। देखिए कैसे, ऑप्शन में तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सोडियम क्लोराइड है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है। नाम दिया, इस तरीके से अणुओं के नाम दिए, तो फिर कैसे पहचानेंगे आप, देखो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। तो आपको क्या समझना है, Na पे 1 प्लस है, Cl 1 माइनस, देखो Na प्लस, तो सेम आयन आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बनेगा NaCl। इसी तरीके से Na को बाइकार्बोनेट के साथ लिखे NaHCO3, इस पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या बना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर Na को SO4 के साथ लिखे, अब तो आप समझ गए होंगे Na पे 1 प्लस है, SO4 पे 2 माइनस, तो इसके अब सेम आयन तो है नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होने के, तो क्या रहता है ये दो तो आ जाएंगे Na पे, तो Na हो जाएगा 2 और SO4 पे आ जाएगा यो एक अणु, SO4 का एक अणु। तो Na2SO4 का फार्मूला ये होता है, ना कि NaSO4। ऐसे ही मत लिखना। अगर आपको पॉजिटिव पता, इसके चार्ज इसके ऊपर, इसके चार्ज इसके ऊपर, इस तरीके से। देखिए सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट कैसे लिखा जाएगा, Na पे 1 पॉजिटिव है और SO4 पे 2 माइनस है, तो देखिए ये दो तो यहां जाएंगे तो Na2, इसका आयन इस पे और इसका आयन इस पे, और SO4 का 1। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कौन कौन से लवण होते हैं प्लाज्मा में घुले हुए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट। इसी तरीके से पोटेशियम के साथ बोल दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फास्फेट। इसी तरीके से कैल्शियम के साथ, लेकिन यहां हमने एक ही उसमें लिख दिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड, यानी कि आप इसके साथ बोल रहे हैं इसको सोडियम क्लोराइड, बार बार अलग ना बोल के, बस एक ही बार में। ये वास्तव में इस रूप में होते हैं जो मैं फार्मूले लिख रहा हूं। देखो कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके से क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। क्वेश्चन में अगर दिया निम्न में से कौन सा लवण प्लाज्मा में उपस्थित होता है, नाम दिया, फार्मूला दिया, फार्मूला दे दिया, कैल्शियम फास्फेट,
दो तीन फार्मूले दे दिए तो फार्मूले में पता भी तो होना चाहिए इनका कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं जो बताया इस तरीके से। अब अगर बात करूं प्लाज्मा में और क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं प्लाज्मा में? ग्लूकोज। देखो जब हम भोजन करते हैं, अब आप ये भी समझिए, थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंपटीशन का अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा हल्का सा ही डिटेल में जाके पढ़िए, और आपसे कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब मैं आपको इस लेसन के बाद बहुविकल्प क्वेश्चन पूछूंगा तो देखना आप तुरंत बना पाएंगे। अब आप समझिए यह क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक। कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में? ग्लूकोज, वसा अम्ल, विटामिन, ग्लिसरॉल। समझ रहे हो क्या है? नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। देखिए हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन होता है, प्रोटीन, विटामिन होती है, ठीक है ना, और वसा, जल भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं। लेकिन मैं इन चारों की बात करूं, अगर ये कार्बनिक यौगिक है यानी कि इनके अंदर कार्बन होता है। अब आप समझिए ब्लड, ये बड़े बड़े अणु होते हैं इनके, सपोज करो ये बड़े बड़े अणु होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो बड़े बड़े अणु होते हैं, जब इनका पाचन होना शुरू हो जाता है ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ब्लड में जाना होता है और ब्लड से फिर ये कोशिका में चले जाते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट टूटेगा जब पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज में। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स कौन होते हैं तो क्या कहेंगे? ग्लूकोज। तो इसलिए क्या आया ये ब्लड में? ग्लूकोज। ऑप्शन में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई दे, नहीं उत्तर मत लगाना, उत्तर क्या आएगा? ग्लूकोज। क्योंकि जब ये बड़े से छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए काय में टूटे? ग्लूकोज में। तो इसलिए क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज। वसीय अम्ल, ये कहां से मिलते हैं? वसा। वसा से क्या बनता है? वसीय अम्ल। जब इनका पाचन होता है तो क्या में टूट जाता है? वसीय अम्ल में। अब ब्लड में आएंगे विटामिन, विटामिन भी आ जाएंगे। प्रोटीन, प्रोटीन काय में टूटेगी? एमिनो अम्ल में। काय में टूटेगी? अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल भी छोटे छोटे से, तो इसमें अमीनो अम्ल भी। ग्लिसरॉल, ये भी वसा अम्ल से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ब्लड में नहीं ना होकर किस रूप में होती है? ये इस रूप में, अमीनो अम्ल में, क्योंकि पाचन हो जाता है। तो इसलिए ये कार्बनिक यौगिक होते हैं प्लाज्मा में उपस्थित। ये सारे प्लाज्मा चल रहा है अभी, ब्लड का भाग प्लाज्मा। अब उत्सर्ज्य पदार्थ, अब इस उत्सर्ज्य पदार्थ को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, लगातार कंपटीशन में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझिए, जब हमारे शरीर में पाचन हो जाता है तो उसके साथ कुछ हानिकारक प्रोडक्ट भी हमारे शरीर में बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, एमिनो अम्ल। ये हानिकारक पदार्थ बनते हैं और इनको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक होता है। अगर कहीं भी कंपटीशन में आपको मिले कि मनुष्य किस चीज का उत्सर्जन करता है तो उत्तर रहेगा यूरिया का। इसका मतलब मनुष्य यूरियोटिलिक होता है, यूरियोटिलिक। समझ में आया? मनुष्य कैसा होता है? यूरियोटिलिक, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, NH2CONH2, ये यूरिया होता है। और यूरिया के बारे में एक खास बात याद रखना, यूरिया वही पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। बर्जीलियस ने जैव सदृश सिद्धांत में यह कहा था कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि वह कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो अकार्बनिक यौगिक से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया, कौन सा है? यूरिया। आज यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2। जब कोई बात आ जाती है बताना पड़ता है थोड़ा सा, तो याद रखना यूरिया का फार्मूला ये भी होता है। तो ये आप क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा के कंटेंट, प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर बना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए प्लाज्मा में प्रतिजामन पदार्थ होते हैं जिसे कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स। अब इसमें सबसे पहले एंटीथराम्बिन और दूसरा होता है हिपेरिन। ये रक्तवाहिनियों के अंदर जमने को रोकते हैं। क्या करते हैं? रक्तवाहिनियों को अंदर जमने से रोकते हैं। एंटीथराम्बिन क्या होता है? जो प्रोथ्राम्बिन होता है, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन, अभी मैंने पीछे पढ़ाई थी, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होती है। एंटीथराम्बिन क्या काम करता है? इसे प्रोथ्राम्बिन
यहाँ से थ्राम्बिन अलग कर देती है और यही रक्त का थक्का जमाने में काम आती है, यही रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। और हिपेरिन, कहीं भी ऑप्शन में मिले कि ब्लड का रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन काम आती है, तो वो होते हैं एंटीथ्राम्बिन और हिपेरिन। याद रखना, हिपेरिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अघुलनशील गैस है, मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2। ये घुलनशील गैस भी प्लाज्मा में उपस्थित होती है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि कोलेस्ट्रॉल हमें कहां से प्राप्त होता है, मक्खन से, घी से, ठीक है ना, यहां से, यानी कि तेल, तली हुई चीजों से, जहां तेलीय चीज होती है उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल अनुसूत्र इंपोर्टेंट, C27 और H, जो हाइड्रोजन होता है C के तो 27 होता है, हाइड्रोजन के होते हैं 45 OH। अब देखिए OH का मतलब हुआ एल्कोहल, OH का मतलब हुआ एल्कोहल, यानी कि लिपिड सदृश एल्कोहल है, ना तो ये वसा, यानी कि वसा का भी भाग है इसमें और एल्कोहल भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा तत्व लिपिड सदृश एल्कोहल है, देखिए कंपटीशन में तो पूछा जा सकता है लिपिड सदृश एल्कोहल। कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, यूनिक क्वेश्चन, तभी तो आप कंपटीशन बीट करेंगे। ये तो सभी को पता है, ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है, सब एकदम उत्तर दे देंगे, हीमोग्लोबिन। कंपटीशन हुआ नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जो और बच्चे ना बता पाए, आप बता पाए, यही तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन ही उन क्वेश्चन से होता है जो और ना जाने आप जाने। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि अगर कभी कभी कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला पूछ लिया तो करीब 90% बच्चे फेल हो जाएंगे, और अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये। तो ये यूनिक क्वेश्चन होता है, ये यूनिक नॉलेज होती है जो आपको होनी चाहिए। लिपिड सदृश एल्कोहल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिपिड सदृश एल्कोहल कौन होता है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की कुछ सामान्य बातें, यह विटामिन डी, स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें स्टेरॉइड हार्मोन पढ़ाऊंगा कौन कौन से होते हैं। और पित्त लवण, पित्त लवण की अगर मैं बात करूं, लीवर में पित्त बनता है, लीवर में क्या बनता है, पित्त का निर्माण होता है। और पित्त लवण, पित्त लवण कौन कौन से होते हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, बाइलिवर्डिन, ये पित्त लवण होते हैं, पीले रंग के वर्णक होते हैं, ये पीले रंग का, इस कारण पित्त का रंग पीला होता है। और पित्त लवण का निर्माण भी किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से। अगर शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना रहे तो ये तीन चीज नहीं बनेगी। विटामिन डी, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल होना तो जरूरी है, हाँ लिमिट से ज्यादा ना हो। और स्टेरॉइड हार्मोन्स और पित्त लवण, पित्त लवण भी इन तीनों से ही, कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल से किसका निर्माण होता है, पित्त लवण का, स्टेरॉइड हार्मोन का, विटामिन डी। हुआ नहीं यूनिक क्वेश्चन अगर आए पेपर में कि पित्त लवण का निर्माण किससे होता है, पता चल गया, कोलेस्ट्रॉल। यही तो यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर को अगर पढ़ो तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ो कि अगर क्वेश्चन आए तो आप बीट कर जाए, ठीक है ना। और इसकी सामान्य मात्रा रक्त में कितनी होती है, 140 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml, 100 ml में इसकी मात्रा इतनी होती है। कुछ एंजाइम व हार्मोन भी रुधिर में पहुंचते हैं, यानी कि प्लाज्मा के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। ये आपने टॉपिक पढ़ा पूरा का पूरा प्लाज्मा का। तो देखिए प्लाज्मा में आपने क्या पढ़ा, आइए मैं थोड़ा सा, हाँ प्लाज्मा का थोड़ा सा ये पार्ट और बता के ये समझिए। प्लाज्मा, ये ज्यादा थोड़ी सी बातें आपको जाननी, देखिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी ये बातें और जानिए आप। ग्लूकोज, देखिए अब आप समझिए, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य कितनी होनी चाहिए शरीर के अंदर, 80 से 100 ml तक। कितनी होनी चाहिए, 80 से लेके 100 ml पर 100 ml में इतनी होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मात्रा अधिक होने पर डायबिटीज हो जाता है, और हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। हाइपर का मतलब, हाइपर, कहीं भी हाइपर शब्द लिखे तो समझ जाए ज्यादा है, हाइपर का मतलब ज्यादा, और हाइपो, हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा है। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है इससे तो इससे डायबिटीज हो जाती है, यानी कि शुगर। और अगर कम होता है तो फिर इस रोग को हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो, हाइपो मैंने कहा नहीं, कहीं भी हाइपो शब्द आए तो कम।
और यूरिया सामान्य कितना होता है 17 से 30 मिलीग्राम प्रति 100। अगर यूरिया की मात्रा बढ़ती है फिर उस रोग को हम कहेंगे यूरेमिया। यूरिया की मात्रा बढ़ने वाला रोग कौन सा होता है? यूरेमिया। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो हाइपरटेंशन नामक रोग होता है, यानी कि एकदम हाइपर रहता है, बीपी हाई रहता है और एकदम क्रोध सा आता है, तो ये सब कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो हाइपरग्लाइसेमिया। और एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है प्लाज्मा की, इससे इसकी कमी से होता है हाइपोएल्बुमिनिया। ठीक है ना। प्लाज्मा के कार्य देखिए, क्या क्या कार्य करता है प्लाज्मा हमारे शरीर में। कार्य बहुत ज्यादा है, रुधिर आ जाए या प्लाज्मा आ जाए, कार्य चाहे रुधिर के पूछे, बात एक ही है। परिवहन यानी कि गैसों का परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है पदार्थों को। रुधिर में द्रव की मात्रा को स्थिर रखता है, रुधिर में द्रव जितना भी द्रव है उसकी मात्रा को स्थिर, क्योंकि बेहतर रहता है। रुधिर की हानि को रोकता है। हानि किससे रोकता है रुधिर की हानि को? ये हिपेरिन पदार्थ जो मैंने प्रतिजामा में बताए थे। प्रतिरक्षा देखिए मैंने बताया था ना भी एंटीबॉडी बनाता है, तो प्रतिरक्षा का काम भी करता है। रुधिर की पीएच बनाने का काम भी ये करता है, क्योंकि लवण होते हैं। लवण क्या काम करता है? पीएच बनाने का काम लवण ही करते हैं, यानी कि पीएच इसकी रुधिर की सही रहे। ताप वितरण, क्योंकि प्लाज्मा में 90% जल होता है और एक जगह से दूसरी जगह कोशिकाओं में बहता रहता है, इसलिए ताप भी नियंत्रण रहता है। उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, मैंने बताया ना अभी उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से बताए, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ठीक है ना, इनको शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकालता रहता है। और CO2 का निस्तारण भी ये करता रहता है। इस तरीके से आपने प्लाज्मा के बारे में जाना। आइए थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर दो, थोड़ा सा हल्का सा इनको जानिए आप। देखिए क्या था, अब आप इनको समझिए। आपने ब्लड, अभी मैंने आपको बताया था ब्लड के दो भाग, प्लाज्मा और रुधिराणु, ये तो पढ़ाया था। इनसे मिलके बना प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45%। क्लियर। और प्लाज्मा किस किस से मिलके बना? अभी आपने पढ़ा जल। प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होती है, 4 प्रकार की मैंने प्रोटीन इसमें पढ़ाई आपको। फिर प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या चीज होती है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ बता दी मैंने, ठीक है ना। अकार्बनिक पदार्थ बताया आपको। और क्या होता है? लवण होते हैं। इसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। गैसें होती है, गैसें। हार्मोन्स भी होते हैं इसके अंदर, हार्मोन्स। और एंजाइम, कुछ एंजाइम भी इसके अंदर होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना। और भोज्य पदार्थ भी होते हैं जो भोजन के साथ होते हैं। तो ये सारे के सारे प्लाज्मा के अंदर कंटेंट उपस्थित होता है। तो इस तरीके से आपने प्लाज्मा के बारे में पूरा 40% भाग ये बनाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में आइए मैं आपको बताता हूं आरबीसी के बारे में। देखिए अगर बात करूं रुधिराणु की, 3 तरह के रुधिराणु ब्लड में उपस्थित होते हैं। एरिथ्रोसाइटस या लाल रुधिराणु, जिसे हम कहते हैं आरबीसी। दूसरे रुधिराणु होते हैं ल्यूकोसाइटस या सफेद रुधिराणु, इसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इसी तरीके से तीसरे जो रुधिराणु होते हैं वो होते हैं रक्त प्लेटलेट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से बहुविकल्प क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि प्लेटलेट्स, तो तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एरिथ्रोसाइटस निम्न में से कौन से रुधिराणु होते हैं, तो उसका आंसर होता है आरबीसी। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन से रुधिराणु ल्यूकोसाइटस के नाम से जाने जाते हैं, तब ऑप्शन रहेगा डब्ल्यूबीसी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं एरिथ्रोसाइटस के बारे में, यानी कि आरबीसी के बारे में। आइए आरबीसी, जिसे लाल रुधिराणु के नाम से भी जानते हैं, इनके आकार की अगर हम बात करें, आकार आरबीसी का होता है गोलाकार, तस्त्रीनुमा और उभयोवतलन यानी कि बाइकॉन्वेक्स। इस तरह से 3 तरह के आकार के आधार पर रुधिराणु पड़ते हैं। अगर हम स्तनियों की बात करें, स्तनी जंतु, तो उसमें गोलाकार और तस्त्रीनुमा होते हैं। लेकिन अगर उभयचर की बात आए, जैसे उभयचर जो जल में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं, इन उभयचर जैसे मेंढक,
मेंढक के जो लाल रुधिराणु होते हैं वो बाइकोन्वेक्स होते हैं। आइए आकृति से देख लेते हैं एक बार। अगर हम ब्लड की बात करें, देखिए ब्लड की अगर हम बात करें तो ये तो है न्यूट्रोफिल्स, WBC की कैटेगरी में होती है न्यूट्रोफिल्स। ये जो लाल कलर, ये गोल गोल लाल कलर की हो रही है, ये है क्या, RBC, ठीक है ना। और तीसरी, ये इस तरीके के आकार की मोनोसाइटस और लिम्फोसाइटस, ये सब WBC है। और ये बेसिलोफिल्स, इनको हम बताएंगे, ये बीच बीच में प्लेटलेट्स। तीन तरह के रुधिराणु मैंने बताया आपको, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स, ये RBC और ये सारी WBC, अलग अलग तरह की। WBC के बारे में भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आइए RBC के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। RBC के बारे में देखिए, अगर मैं पूरे ब्लड की बात करूं, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ब्लड का, अगर उसकी बात करें तो देखिए तीन तरह की मैंने बताई थी आपको पूरी ब्लड, ल्यूकोसाइटस और प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइटस, यानी कि लाल रुधिराणु, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइटस। अब देखिए ल्यूकोसाइटस यानी कि जिन्हें श्वेत रुधिराणु भी कहते हैं, WBC, इसमें आपको दो कैटेगरी दिखाई दे रही होगी ल्यूकोसाइटस की। एक ग्रेनुलोसाइटस यानी कि कनिकामय युक्त, देखो इनके अंदर कण पाए जा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे कण, तो इसलिए इसे कहते हैं कनिकामय, WBC को। और दूसरी एग्रेनुलोसाइटस यानी कि जिनके अंदर कण नहीं होते। एग्रेनुलोसाइटस की अगर हम कैटेगरी देखें तो ये दो कैटेगरी होती है इसकी, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। लिम्फोसाइटस तीन तरह की सेल होती है, T सेल, B सेल, NK सेल, और मोनोसाइटस, ये मोनोसाइटस, ये हुई एग्रेनुलोसाइटस यानी कि कनिकामय। अब अगर हम बात करें कनिकामय की, ये तीन कैटेगरी आती है इसमें, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इस तरीके से ये WBC की कैटेगरी हुई। ये प्लेटलेट्स और ये इरिथ्रोसाइटस, ये तीनों के तीनों, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, देखिए तीनों की तीनों कैटेगरी में ये रही RBC और ये रही न्यूट्रोफिल्स जो मैंने बताया था, यानी कि WBC, और ये प्लेटलेट्स। इस तरीके से ब्लड का निर्माण तीन कणिकाओं से मिलकर होता है। आइए RBC की अगर बात चल रही है, RBC की, तो RBC ये देखिए, ब्लड सेल की अगर बात करते हैं हम, ब्लड सेल देखिए, अभी मैंने आकार कैसे बताया, गोलाकार, तस्तरीनुमा और बाइकोन्वेक्स। उभयचर में बाइकोन्वेक्स होती है। अगर स्तन की बात करें हम, स्तन मनुष्य की भी अगर बात करें तो गोलाकार आकृति की होती है। देखिए ये रही व्हाइट ब्लड सेल, ये रही, और व्हाइट ब्लड सेल की कैटेगरी ये रही, और ये होगी प्लेटलेट्स। इस तरीके से आपको मनुष्य के ब्लड का पूरी की पूरी रुधिराणु का डायग्राम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा और अगर हम बात करें RBC के बारे में, थोड़ी सी बात है RBC के बारे में। अगर संख्या की बात करें, RBC की जो संख्या होती है, पुरुषों में 55 लाख प्रति घन ml, पुरुषों में जो RBC की संख्या होती है वो होती है 55 लाख प्रति घन ml। स्त्रियों में इसकी संख्या थोड़ी कम होती है, 45 से 50 लाख प्रति घन ml में। लेकिन शिशु की अगर बात करें, शिशु में इसकी संख्या 60 से लेकर 70 तक, RBC की बात हो रही है, लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए, भ्रूण में 78 लाख प्रति घन ml, जब भ्रूण होता है यानी कि बच्चा 9 महीने के गर्भ में ही रहता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तब उसकी संख्या होती है RBC की 78 लाख प्रति घन ml की। मनुष्य में कुल संख्या अगर पूछा जाए 30 मिलियन, लगभग कितनी होती है, 30 मिलियन RBC की संख्या होती है। संरचना की अगर बात करें, इनकी संरचना, स्तनधारियों के RBC में केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट, स्तनधारी जितने भी होते हैं, देखो ये RBC कोशिका ही हुई, और इसकी कोशिकाओं के अंदर कौन कौन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक नहीं होता, ER नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं होते, और गोल्जिकाएं नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन दो स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी RBC में केंद्रक उपस्थित होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
स्तनधारी होते हुए भी उनके केंद्रक में, उनके आरबीसी में केंद्रक होता है। कौन कौन से होता है? ओट और लामा। कौन कौन से होते हैं? ओट और लामा। अगर स्तनधारी की बात आए, किसके स्तन, कौन से स्तनधारी है जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो नाम याद रख लें, ओट और लामा। ये स्तनधारी जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आगे आएंगे, ये बताएंगे आपको। जीवन काल की अगर बात करें, आरबीसी का जीवन काल 120 से 127 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होते, इसलिए इनका जीवन काल कम ही होता है, 120 से लेकर 127 दिन तक। अब देखिए इसका विनाश, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनका विनाश कहां होता है, यानी कि इनका कब्रिस्तान कहां होता है शरीर के अंदर। यह होता है स्प्लीन या प्लेयम में होता है इसका विनाश। प्लेयो को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कहां, किसको कहते हैं? प्लीहा को। आगे, हेमोग्लोबिन नामक आयरन यौगिक के 26.5 करोड़ अणु स्ट्रोमेटिन के जाल के बीच में पड़े रहते हैं। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन नामक पदार्थ जो होता है वो कहां मिलते हैं? कितने होते हैं इसके अणु? 26.5। अभी मैं डायग्राम के जरिए आपको हीमोग्लोबिन का भी दिखा देता हूं। ये देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन समझिए, हीमोग्लोबिन है क्या, इसको समझिए। लोहयुक्त कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड यानी कि ये हीमोग्लोबिन लोहयुक्त पदार्थ प्रोटीन से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे कंजुगेट कहते हैं। यानी कि प्रोटीन और लोहयुक्त पदार्थ यानी कि फेरस के रूप में। प्रोटीन ग्लोबिन, कौन सी प्रोटीन होती है जुड़ी हुई? ग्लोबिन। तथा प्रोस्टेटिक ग्रुप लोहयुक्त यौगिक हीम है। हीम, हीम के कारण ही, हीम एक रंग का पदार्थ है, इसके कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए कि किसके कारण रुधिर का लाल रंग होता है, तो कौन होता है वो? हीम। हीम के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। अनुसूत्र, अनुसूत्र यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन तो सभी जानते हैं कि ये ऑक्सीजन का वाहन करता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका अनुसूत्र अगर पूछ लिया जाए कंपटीशन में तो सूत्र समझिए। इसका सूत्र होता है सी के 3032 अणु होते हैं। कार्बन के कितने अणु होते हैं? 3032। हाइड्रोजन के अणु 4816, नाइट्रोजन के अणु 780, सल्फर 8 और फेरस के 4 अणु। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि फेरस के कितने अणु हीमोग्लोबिन में उपस्थित होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। और साथ के साथ सल्फर के कितने अणु होते हैं? 8। इन दोनों को तो बिल्कुल हमेशा दिमाग में बिठा लो, सल्फर के 8 अणु और फेरस के 4 अणु। और हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस अवस्था में उपस्थित होता है। किस अवस्था में रहता है? फेरस अवस्था में, ना कि फेरिक। ऑप्शन में मिलेगा फेरिक, फेरस, इसी तरीके से आते हैं। तो किस अवस्था में रहता है हीमोग्लोबिन में? Fe, फेरस अवस्था में रहता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, ऑक्सीजन को शरीर, फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। और अतः इसको श्वसन रंजक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को श्वसन रंजक भी कहा जाता है। देखिए किस तरीके से हीमोग्लोबिन होता है, ये देखिए, ये आरबीसी है, आपको आरबीसी दिखाई दे रही है। आरबीसी में देखिए जालनुमा पदार्थ बना, ये पूरा हीमोग्लोबिन का बना है, और बीच बीच में ये पीले कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, यही हीम है। यही क्या है? हीम है। और ऑक्सीजन मोलिकूल, ये ऑक्सीजन मोलिकूल आते हैं इसमें, और हीमोग्लोबिन मोलिकूल ये हीमोग्लोबिन के मोलिकूल है। और अगर देखिए रेड ब्लड सेल, देखिए हीमोग्लोबिन मोलिकूल ये हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल है, और बीच बीच में कौन है? ये जालनुमा टाइप में होता है आरबीसी के अंदर, और बीच बीच में हीम। तो इस तरीके से ये हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये पूरी आरबीसी की संरचना है। अगर ब्लड के आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के अंदर देखिए ये ग्लोबुलिन, ये हो गया ग्लोबिन प्रोटीन, इसके अंदर जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन के अणु, जो कि इसको लेके जाता है ऑक्सीजन के अणु। और ये हो गया इसके बीच बीच में हीम नामक पदार्थ, ये क्या है? हीम नामक पदार्थ। और ये हो गया आयरन।
इस तरीके से हीमोग्लोबिन जो मिलके बनता है, देखिए ग्लोबिन भी जुड़ी हुई है, हीम भी होती है, आयरन भी होता है और ऑक्सीजन को ये ले जाता है। इस तरीके से आरबीसी में ये पूरी की पूरी आरबीसी हमारे ब्लड में उपस्थित होती है। अब कार्य देखें हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या होते हैं? कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी कि जो हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, ऑक्सीजन को ऊतक कोशिकाओं में पहुंचाता है और ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक। देखिए फेफड़े से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन से ब्लड के जरिए वो कहां तक जाते हैं, ऊतक कोशिकाओं तक, और फिर जो ऊतक कोशिकाओं से CO2 को कहां पहुंचा देता है, फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। इसके बाद हीमोग्लोबिन बफर का कार्य करता है। बफर, देखिए बफर का कार्य मतलब अम्लीय माध्यम ज्यादा हो जाए उसको घटाना, अगर अक्षारीय माध्यम ज्यादा हो जाए उसको घटाना, यानी कि उदासीन ही रखना, इसको कहते हैं बफर। तो हीमोग्लोबिन किस तरीके का कार्य करता है, बफर कार्य करता है, रुधिर का पीएच स्थिर बनाए रखता है, यानी कि पीएच का मान ना बढ़ने देता ना घटने देता। इसलिए हीमोग्लोबिन एक कार्य तो करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन के साथ साथ इसका दूसरा काम कौन सा होता है, बफर का कार्य होता है, और ये पीएच को स्थिर बनाए रखता है, हीमोग्लोबिन का दूसरा काम। देखिए और आरबीसी की निर्माण क्रिया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा बच्चे इस बात को नहीं लर्न कर पाते। आप समझिए आरबीसी के निर्माण की क्रिया कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। याद रखिए एरिथ्रोपोइसिस। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कंपटीशन में आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, एरिथ्रोपोइसिस। ऊतक जिसमें इसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं हीमोपोइटिक ऊतक। कौन सा ऊतक होता है, जहां इनका निर्माण होता है उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक ऊतक कहते हैं। स्तनधारियों में लंबे अस्तों के सिरे पर पाई जाने वाली लाल अस्थिमज्जा से इसका निर्माण होता है। अगर आरबीसी के निर्माण की बात आए तो जितने भी शरीर के अंदर लंबी लंबी हड्डियां होती है, चाहे फीमर की हड्डी हो चाहे जांग की हड्डी हो, वहां अस्थि मज्जा जो होती है वहां आरबीसी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में आरबी का निर्माण होता है। भ्रूण की अगर भ्रूण की बात करें, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है और स्प्लीन के, दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। भ्रूण की अगर बात होती है तो आरबीसी का निर्माण यकृत और स्प्लीन में होता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट की बात आएगी तो अस्थि मज्जा में। और स्प्लीन इसलिए इसे हीमोपोइटिक अंग होते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए निम्न में कौन से अंग हीमोपोइटिक है, इसका मतलब जहां आरबीसी का निर्माण हो रहा है कौन होता है, भ्रूण की अगर बात करें यकृत और स्प्लीन। आवश्यक से अधिक आरबीसी स्प्लीन में संचित रहते हैं, यानी कि अगर ज्यादा मात्रा में ये बन जाए तो कहां संचित हो, एक तरीके से संचित रहने का कार्य भी स्प्लीन करती है। इसी कारण स्प्लीन को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। बार बार लगातार क्वेश्चन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, रुधिर का बैंक किसे कहते हैं, तो रुधिर बैंक किसको कहते हैं, स्प्लीन को। फैगोसाइटिक कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है जो कि भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती है, उस कोशिकाओं को हम फैगोसाइटिस कोशिका कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन को ग्लोबिन तथा हेमोटिन विघटित कर देती है। देखो मैंने अभी बताया था हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन होती है और हीम नामक पदार्थ होता है। तो फैगोसाइटिस कोशिकाएं क्या करती है, हीमोग्लोबिन से हीम अलग कर देती है और दूसरा क्या, ग्लोबिन प्रोटीन अलग कर देती है। इन्हीं से ही पित्त वर्णक का निर्माण होता है, जिसे बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन रंजक कहते हैं। पित्त का निर्माण इन्हीं रंजक से मिलकर होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और किससे बनते हैं, हीमोग्लोबिन के विघटन के द्वारा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते हैं। इसी के कारण पित्त का लाल रंग होता है। आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया को हेमोलाइसिस कहते हैं। देखो नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है, हेमोलाइसिस। और आरबीसी के हेमोलाइसिस की दर 2.5 लाख रुद्राणु प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतनी रुद्राणु नष्ट हो जाती है। 2.5 लाख प्रति सेकंड रुद्राणु नष्ट होती रहती है। यह हुई हेमोलाइसिस क्रिया। कितनी है, 2.5 लाख प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण तथ्य समझिए, आरबीसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, स्तनधारियों को छोड़कर सभी कशेरुकी जंतु में आरबीसी उभयोतल होते हैं। मैंने बताया था जैसे उभयचर मेंढक हुए, सांप हुए, उनकी रुधिरानी कैसे होती है, बाइकॉन्वेक्स,
यानी कि कौन सी होती है, उभयोत्तल, बाइकॉन्वेक्स। या बाइकॉन्वेक्स किसको कहते हैं, यानी कि दोनों तल पे से पिचकी हुई, बीच में से उठी हुई, उसको कहते हैं बाइकॉन्वेक्स। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यह मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था, किंतु ऊंट व लामा में केंद्रक होता है। ऊंट में और लामा के अंदर केंद्रक होता है। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोसाइटोमीटर उपयोग में लाया जाता है। कौन सा, किसको उपयोग में लाते हैं, हीमोसाइटोमीटर को उपयोग में लाया जाता है। आरबीसी के रुधिर में संख्या कम होने की अवस्था को एनीमिया रोग कहते हैं। अगर आरबीसी की संख्या शरीर के अंदर कम होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया होता है आरबीसी की संख्या कम होना। तो एनीमिया तथा अधिक होने पर कौन सा होता है, पॉलीसीथीमिया। याद रखना, कम हो रही है आरबीसी की संख्या, एनीमिया, और अगर ज्यादा हो रही है, पॉलीसीथीमिया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कैचो में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। देखिए, जितने भी जंतु होते हैं हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन कैचवा एक ऐसा जंतु है जिसमें हीमोग्लोबिन कहां होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। एक आरबीसी में लगभग 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है, 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 4.5 से 15.5 ग्राम पर 100 ml में इतनी होती है, और स्त्रियों में 13.5 से 14.5 ग्राम पर 100 ml में होती है। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग, एक आरबीसी की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन के कितने, 26.5 करोड़ अणु उपस्थित होते हैं एक आरबीसी के अंदर। इतने हीमोग्लोबिन के अणु उपस्थित होते हैं, कितने, 26.5 करोड़ अणु उपस्थित होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे, यानी कि श्वेत रुधिराणु, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स, आइए सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स का एक डायग्राम देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार की होती है, कनिका में श्वेत रुधिराणु, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रेनुलोसाइटस, और दूसरी होती है अकनिका में श्वेत रुधिराणु। अगर कनिका में श्वेत रुधिराणु की बात करें, ये तीन प्रकार की होती है, इयोसिनोफिल्स, बेसोइलोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं अकनिका में श्वेत रुधिराणु, ये दो तरीके की होती है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। श्वेत रुधिराणु आरबीसी की तुलना में बहुत कम मात्रा में होती है। आइए सबसे पहले इनका डायग्राम देख लेते हैं, कनिका में कौन सी होती है और अकनिका में कौन सी होती है। अब ये देखिए आप, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये जो तीनों हैं कनिका में, देखो, मोनोसिस्ट, इयोसिनोफिल्स, बेसिलोफिल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, और इसी के साथ साथ लिम्फोसाइटस और न्यूट्रोफिल्स। अब क्या होता है, जो ब्लड की व्हाइट सेल होती है उसमें रंजक पदार्थ के आधार पर जो कनिका में होती है, इनके अंदर जो कण होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण, अगर अम्लीय अवस्था में ये क्या कहते हैं, अभिरंजक पदार्थ कर देते हैं, यानी कि जो अम्लीय होता है इयोसिन, अगर ये कनिकाएं उसको ग्रहण कर रही है तो उस कनिका को हम कहते हैं इयोसिनोफिल्स, यानी कि अम्लीय माध्यम में अभिरंजन कोई कहता है तो जब उसको क्या कहेंगे, इयोसिनोफिल्स। ये होती है, ये जो इनके अंदर कण देख रहे हैं ना आप, ये कण, ये इयोसिनोफिल्स, इसी के लिए इयोसिनोफिल्स, इयोसिन एक अम्ल होता है, उसमें ये अभिरंजन होती है, इसलिए इसका नाम है इयोसिनोफिल्स। और अगर माध्यम अक्षारीय होता है, यानी कि अक्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, इस तरीके से बेस में ये होती है बेसोफिल्स। देखिए, ये जो इसके अंदर कण है ये वाले, ये इसलिए इसे कहते हैं बेसिलोफिल्स। और तीसरी जो उदासीन माध्यम में अभिरंजन होती है उसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स होती है। केंद्र के आधार पर और अभिरंजन के आधार पर इसको तीन भागों में बांटते हैं। देखिए, इसके अंदर भी कण उपस्थित दिखाई दे रहे, इसके अंदर भी ये कण दिखाई दे रहे, और इसके अंदर भी कण दिखाई दे रहे, इसलिए ये तीनों की तीनों है कनिका में। तो तीन प्रकार की कनिका में होती है। अम्लीय माध्यम में अगर अभिरंजन होती है तो इसे कहता है इयोसिनोफिल्स, अगर अक्षारीय माध्यम में होती है तो बेसोफिल्स, और अगर उदासीन माध्यम में होती है तो न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों की तीनों कनिका में है। जो अकनिका में होती है, एक होती है मोनोसिस्ट, ये इसके अंदर कण उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं अकनिका में।
तो इसे कहते हैं मोनोसिस्ट, और दूसरी होती है लिम्फोसिस्ट, ये है लिम्फोसिस्ट। अब आइए श्वेत रुद्राणु के बारे में जानते हैं, क्या होता है श्वेत रुद्राणु के बारे में कुछ बातें। श्वेत रुद्राणु या ल्यूकोसाइटस, जिसे WBC भी कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसीलिए इसे कहते हैं श्वेत रुद्राणु। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम नामक रंग पदार्थ होता है, जिसकी वजह से RBC का रंग लाल होता है, और WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। और इसके अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई उपस्थित होते हैं, जबकि WBC के अंदर ये उपस्थित नहीं होते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई RBC में नहीं होते, जबकि श्वेत रुद्राणु के अंदर उपस्थित होते हैं। और श्वेत रुद्राणु का जीवन काल 4 से 5 दिन से या कई दिनों तक भी होता है। इनका जीवन काल ज्यादातर ये 4 से 5 दिन ही होता है, लेकिन कुछ ज्यादा भी हो सकता है। और ये अमीबीय गति प्रदान करते हैं। अमीबीय गति होती क्या है? यानी कि ये ब्लड की जो दीवार होती है उसको भेद के बाहर आ जाते हैं और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ये अमीबीय गति, जैसे अमीबा गति करता है कूटपाद के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है अमीबीय गति के द्वारा, इसी तरीके से श्वेत रुद्राणु भी जो गति करती है उसकी गति को हम अमीबीय गति कहते हैं, और ये तब करती है जब ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, इसलिए इसे जीवाणु को भक्षण करने वाली कनिकाएं भी कहते हैं। और इनकी संख्या प्रति ml, 1 ml में 5000 से 9000 तक होती है। श्वेत रुद्राणु जितनी भी होती है, टोटल इनकी संख्या 1 ml में अगर देखते हैं तो 5000 से 9000 प्रति ml होती है। आइए अब देखते हैं श्वेत रुद्राणु के बारे में। अब सबसे पहले इयोसिनोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इयोसिनोफिल्स जो कनिका में का पहले जो WBC होती है, इयोसिनोफिल्स देखिए केंद्रक इसका द्विपालित होता है। अभी केंद्रक देखेंगे द्विपालित, देखो एक ये रहा, दो है ना, दो तरीके का, तो इसलिए इसे कहा केंद्रक होता है द्विपालित। और महीन सूत्र द्वारा ये जुड़ी होती है। ये देखिए ये जो इसके बीच में से ये धागा सा जा रहा है, ये महीन सूत्र है जिसके द्वारा ये जुड़ी होती है। समझ में आ गया? केंद्रक कैसा होता है? इसका द्विपालित होता है, जैसे कि डायग्राम में अभी दिखाया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अम्लीय रंजक ग्रहण, यानी कि अम्लीय माध्यम में जब इसको ग्रहण डालते हैं, इस वाली किसको, इयोसिनोफिल्स को, तो ये क्या कहते हैं, जो अम्ल होता है ना इयोसिन, उसको ग्रहण करने वाले कण उपस्थित होते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर कण है ना, ये देखिए ये कण है, ये क्या ग्रहण कर लेते हैं? अम्ल को ग्रहण कर लेता है, किसको? इयोसिन को। इसलिए इसका नाम क्या है? इयोसिनोफिल्स। इसीलिए इसका नाम होता है इयोसिनोफिल्स। और इनका जीवन काल 8 से लेकर 12 दिन का होता है। याद रखना, इयोसिनोफिल्स का जो जीवन काल होता है ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 दिन तक जीवित रहती है। और ये संक्रमण से बचाव करती है। क्या करती है? ये संक्रमण से बचाव करते हैं। जितने भी संक्रमण, जैसे एलर्जी हुई है ना, उससे ये हमें बचाती है। ये शरीर को प्रतिरक्षण प्रदान करती है, यानी कि प्रतिरक्षण एंटीबॉडी बनाती है, ताकि कोई बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में आता है तो उसके खिलाफ लड़ती है, एंटीबॉडी बनाती है। और संक्रमण, एलर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका लक्षण एलर्जी से बचाव करती है, तथा इसकी कमी से हाइपर सेंसिटिविटी प्रदान करती है। यानी कि एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये एकदम एक्टिव हो जाती है अगर कोई बैक्टीरिया आए। ठीक है ना? अब ये रहा इसका डायग्राम, देखिए इसके अंदर ये कण है, इसलिए कनिका में रुद्राणु है ये। और ये हो गया 2 लोब्स, द्विपालित। केंद्रक कैसे होते हैं? द्विपालित, एक येरा, और बीच में किससे? एक धागे नुमा से जुड़े रहते हैं दोनों के दोनों। और ये इसका तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए यह है इयोसिनोफिल्स। आइए अब देखते हैं बेसोफिल्स। दूसरी कनिका में WBC की जो दूसरी कनिका होती है, जिसका नाम होता है बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स है। इसका केंद्रक एस के आकार का होता है। केंद्रक इसमें कैसा? वो तो द्विपालित था, इसमें कैसा है केंद्रक? एस के आकार का। देखिए एक बार डायग्राम, ये देखिए ये आ रहा है ना, ये इसी तरीके से एस के आकार का होता है, इसे बेसोफिल्स कहते हैं। दूसरा, इनके कण अक्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू, कौन सा है? उसमें इयोसिन था, इसमें मैथिलीन ब्लू से अभिरंजक होते हैं। यानी कि अगर इसको अक्षारीय माध्यम में डाला जाए मैथिलीन ब्लू, तो उसको ये ग्रहण कर लेते हैं।
इसलिए अक्सारिया को कहते हैं बेस, इसलिए इसका नाम हुआ बेसोफिल्स। इन कणिकाओं में हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन होता है। इनकी कणिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए डब्ल्यूबीसी के उस कणिका का नाम बताइए जिसके अंदर हिपेरिन, हिस्टामिन या सेरोटोनिन, तीन में से कुछ भी पूछे, उपस्थित होता है। इनकी कणिकाओं में, ये कण है इसके अंदर, इनकी कणिकाओं में कौन से पदार्थ होते हैं? हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन होता है। और इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का ही होता है। इनका जीवन काल भी कितना होता है? 8 से 12 दिन का। ये इनका महत्वपूर्ण कार्य है, ये कार्बन आदि सूक्ष्म कणों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि कार्बन के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उनको ये ग्रहण कर लेती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की उस कणिका का नाम बताइए जो कार्बन को ग्रहण करती है, तो उसका नाम आ जाएगा बेसोफिल्स। ये हुआ बेसोफिल्स के बारे में। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसके कण हो गए इसके अंदर, और 2 लोब्स हो गए एस के आकार का, इसका क्या होता है? केंद्रक होता है। अब तीसरी जो कणिका में है वो है न्यूट्रोफिल्स। तीसरी कणिका का नाम है डब्ल्यूबीसी की न्यूट्रोफिल्स। चलिए न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखते हैं। ये श्वेत रुधिराणु में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अगर डब्ल्यूबीसी की जितनी भी कणिकाएं हैं, 5 प्रकार की कणिकाएं हैं, 3 कणिका में युक्त और 2 अकणिका में, तो 5 प्रकार में सबसे ज्यादा इसकी संख्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डब्ल्यूबीसी में कौन से रुधिराणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। कितनी हो सकती है ये? 4000 से लेकर 5000 प्रति घन मिलीमीटर की संख्या इसी की होती है। यानी कि 1 मिलीमीटर में इनकी संख्या कितनी होती है? 4000 से 5000 प्रति घन मीटर होती है। ब्लड रिपोर्ट जब आप देखते हैं तो इनकी संख्या काउंट में देखते हैं, अगर किसी की भी संख्या घटती बढ़ती है तो रोग होने की संभावना होती है। अब देखिए क्या होता है, इनका केंद्रक 2 से 7 पिंडों का बना होता है, इसलिए इसे पाली केंद्रक भी कहते हैं। पाली यानी कि बहुत सारे। अब तक जो पहले वाले देखे उसमें भी 2 लोब थे, दूसरे वाले में भी 2 लोब थे, लेकिन इसमें केंद्रक 2 से 7 पिंडों का। देखिए ये रहा, 2 से तो ज्यादा ही होते हैं, इसमें 3 लोब्स दिखाए, 1 2 3, तो 2 से लेके यानी कि 2 से अधिक, 2 से 7 तक हो सकते हैं। तो और ये कोशिकाएं हानिकारक पदार्थों, जीवाणुओं का भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल्स वे कोशिकाएं होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये उदासीन, उदासीन को इंग्लिश में कहता है न्यूट्रल, तो इसीलिए इस न्यूट्रल उदासीन माध्यम में अभिरंजन होती है ये, यानी कि उदासीन माध्यम में इसके कण ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसे न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये हानिकारक पदार्थों, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। ये डायग्राम आपके सामने न्यूट्रोफिल्स का, ये कणिका है इसके। तो इस तरीके से आपने डब्ल्यूबीसी के 3 कणिका युक्त रुधिराणु पढ़े। कौन कौन से 3 कणिका युक्त कौन कौन सी थी? नंबर 1 इयोसिनोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स और नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। इस तरीके से आपने 3 रुधिराणु पढ़े। आइए अगर 2 देखते हैं अकणिका में युक्त, 2 रह गए अकणिका में युक्त। कणिका विहीन या श्वेत रुधिराणु जिसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइटस। एग्रेनुलोसाइटस, इसमें क्या होता है? इसके कोशिका द्रव्य में कणिका का अभाव होता है। इसके कोशिका द्रव्य में कणिका नहीं पाई जाती, उन तीनों में पाई जाती थी। तो केवल एक केंद्रक उपस्थित होता है इसमें, उसमें कम से कम तो 2 तो थे ही। इसमें केवल कितने केंद्रक होता है? एक केंद्रक उपस्थित होता है। और इनका निर्माण स्थल, ये कणिका विहीन जिनके अंदर कण नहीं होते, ये कहाँ इनका निर्माण होता है? थाइमस में, प्लीहा में और लसिका गांठों में, इसमें इसका निर्माण होता है। अब दूसरे प्रकार के हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइटस। लिम्फोसाइटस, इसकी कणिका विहीन जो है उसमें पहले कैटेगरी आती है लिम्फोसाइटस। केंद्रक इसका गोल होता है, एक तरफ से पिचका हुआ होता है। गोल केंद्रक होने के साथ साथ एक तरफ से पिचका होता है। जीवन काल इसका 2 से 100 दिन तक या अधिक हो सकता है। 2 से 100 दिन या इससे थोड़ा सा अधिक होता है। इसका प्रमुख कार्य देखिए, बीटा एवं गामा ग्लोबुल का निर्माण करना होता है। जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन, वे 2 तरह की होती है, अल्फा और बीटा और गामा, बीटा और गामा।
तो इसमें क्या होता है, बीटा और गामा ग्लोबुलिन का जो निर्माण करती है, और गामा ग्लोबुलिन जो होती है ये एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किससे होता है एंटीबॉडी का निर्माण? गामा ग्लोबुलिन से ही। और क्या काम करती है लिम्फोसाइटस? ये वसा के स्थानांतरण में मदद करते हैं, यानी कि वसा को एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरण कर देते हैं, और घाव भरने में सहायता करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, घाव भरने में सहायक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए घाव भरने में सहायक कौन होती है, तो आपका आंसर आएगा लिम्फोसाइटस। अब देखिए दूसरी, ये लिम्फोसाइटस का डायग्राम है। देखिए लिम्फोसाइटस में ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया गोल्जिकाय, ये राइबोसोम। इस तरीके से ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। तो इसके ये जो होती है कौन सी है? लिम्फोसाइटस। अब देखिए लास्ट मोनोसाइटस, पांचवी प्रकार की जो आती है मोनोसाइटस। इसका केंद्रक बड़ा तथा सेम के बीज के आकार जैसा होता है, और संख्या इसकी कितनी होती है? 200 से लेकर 700 पर ml। 1 ml में इनकी संख्या 200 से लेकर 700 तक होती है, और उतक द्रव्य में पहुंचकर ये सबसे ज्यादा गमन करती है, भ्रमण करती है, यानी कि आरबीसी से, ये ब्लड सेल से बाहर निकल के ये जो उतक जो जीवाणु में पहुंचते हैं उनका भक्षण करती है। इसलिए सबसे ज्यादा गमनशील यही होती है। उतक द्रव्य में पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाते हैं, और क्या काम करते हैं? उत्पन्न में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका ये भक्षण कर लेते हैं। ये मृत कोशिकाओं के निस्तारण का कार्य करते हैं और अपमार्जक कहलाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस रुद्राणु का नाम बताइए WBC की जो अपमार्जक कहलाती है, तो कौन सा आ जाएगी? मोनोसाइटस। और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें घुमक्कड़ कोशिकाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड कोशिकाओं से बाहर आकर उतक द्रव्य में पहुंचकर उनका भक्षण करती है। इस तरीके से आपने ये जाना WBC के बारे में। अब तीसरा है इसमें रुधिर प्लेटलेट्स। तीसरी कनिकाएं जो होती है रुधिर प्लेटलेट्स, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा समझिए। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। इस नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपसे पूछा जाता है। आपसे पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रुधिराणु काम में आती है, तो कौन आती है? थ्रोम्बोसाइटस। नाम लिखा रहेगा थ्रोम्बोसाइटस। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में मिलती है, ये इसका खास लक्षण होता है। केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही प्लेटलेट्स होती है, और में स्पिंडल कोशिकाएं होती है। अन्य कशेरुकी जितने भी होते हैं उसमें स्पिंडल कोशिकाएं कहते हैं, और जो स्तनधारियों में होती है उसमें कौन सी होती है? रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइटस। इनका कार्य रुधिर का थक्का बनाने में मदद करना है। देखिए रुधिर का थक्का बनाने में ये काम आती है। अगर जब ब्लड निकलता है और इसमें से ये बाहर आता है ब्लड, तो ये जो थ्रोम्बोसाइटस होते हैं वायु से क्रिया करके रक्त का थक्का जमा लेती है। और अगर यही कार्य ब्लड हमारा अंदर ही अगर बहता है तो यह आपस में चिपक कर वहां भी रक्त का थक्का जमा देती है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थक्का बनाने में मदद करना है। केंद्रक का अभाव होता है इसमें केंद्रक नहीं होता, और संख्या इनकी कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक घन मीटर में कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। जब डेंगू बुखार होता है तो इसमें इनकी संख्या घटती है बहुत तेजी से। तो यही होती है प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। तो ये सबसे पहले स्तनधारियों को छोड़कर सभी कशेरुकी जंतु में आरबीसी उभयोतल होते हैं, यानी कि स्तनधारी में जो आरबीसी होती है वो होती है, देखिए आरबीसी का आकृति समझिए। आरबीसी 3 आकृति होती है, एक गोलाकार, एक तस्तरीनुमा और तीसरी उभयोतल। तो जो स्तनधारी होते हैं उसकी जो आरबीसी होती है या तो होती है गोल या होती है तस्तरीनुमा, लेकिन उभयोतल कहते हैं दोनों ओर से पिचकी हुई, बीच में से उठी हुई। ये होती है कशेरुकी जंतु में। कशेरुकी जंतु में आरबीसी की आकृति कैसे होती है? उभयोतल होती है। स्तनधारियों के आरबीसीएस के में केंद्रक नहीं होते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्तनधारी की आरबीसी में क्या नहीं होते? केंद्रक नहीं होते। लेकिन 2 स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, और वे स्तनधारी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऊंट और दूसरा होता है लामा। ऊंट और लामा ये 2 ऐसे जंतु होते हैं
स्तनधारी जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी किसी जंतु के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, स्तनधारी की बात हो रही है। और एम्फीबियंस, एम्फीबियन कहते हैं उभयचरों को, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और धरती पे भी आ सकते हैं, जैसे मेंढक। तो एम्फीबियन क्या होते हैं, इनकी आरबीसी सबसे बड़ी और स्तनधारियों में सबसे छोटी होती है। एम्फीबियंस में आरबीसी सबसे बड़ी होती है और स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। इसके बाद सबसे छोटे आरबीसी की अगर बात करें तो 2.5 माइक्रोमीटर कस्तूरी मृग, मस्क डियर कहते हैं, कस्तूरी मृग में होते हैं। आइए डायग्राम देख लेते हैं कुछ डायग्राम को। ये था लामा, जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट के साथ साथ लामा। लामा के बाद आप ये देखिए, यह है एम्फीबियंस, उभयचर, जिनकी आरबीसी किस आकृति की होती है, उभयोत्तल यानी कि बाइकॉन्वेक्स। ये एम्फीबियंस है, यानी कि उभयचर कहते हैं इनको। इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी उभयोत्तल आकृति की होती है। ये इनका एक प्रमुख लक्षण होता है आरबीसी, इनकी आरबीसी में। और तीसरा कस्तूरी मृग, ये है कस्तूरी मृग, जिसकी आरबीसी सबसे छोटी आकृति की, इनके अंदर सबसे छोटी आकृति के आरबीसी उपस्थित होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये है कस्तूरी मृग। अब देखते हैं आरबीसी की, रक्त की कुछ और सामान्य बातें। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हेमोसाइटोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका उपयोग किया जाता है, हेमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न रखना। और अगर आरबीसी की संख्या रुधिर में कम होती है तो इस अवस्था को हम एनीमिया रोग कहते हैं। जो नॉर्मली आरबीसी होती है उसकी संख्या अगर कम हो जाती है तो रोग होता है एनीमिया। और अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है तब इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया रोग। तो दोनों अवस्था में रोग हो सकते हैं। अगर आरबीसी की संख्या घटती है जब एनीमिया रोग, और अगर बढ़ती है तो पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। नेक्स्ट, कैचवे। कैचवे में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। कैचवे की अगर बात करें, कैचवा एनिलिडी संघ का प्राणी होता है। तो एनिलिडे संघ के जितने भी प्राणी होते हैं जो खंड में विभक्त होते हैं, जैसे जोंक, नेलिस, कैचवा, तो उनकी जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनके अंदर वो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन एनिलिडा और मोलस्का संघ के जितने भी जंतु आएंगे उसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। याद रखना कौन कौन से, एनिलिडा और मोलस्का संघ के। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इनका भी। एक आरबीसी लगभग 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 30 माइक्रोग्राम। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग, एक आरबीसी की बात हो रही है, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, 26.6 करोड़ अणु होते हैं एक आरबीसी के अंदर। आइए देख लेते हैं कुछ डायग्राम को। इसके बाद पहले ये समझिए, कुछ और तथ्य को समझिए। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। श्वेत रुधिराणु 3 कणिका युक्त और 2 अकणिका युक्त। तो उसमें से एक का नाम है ल्यूकोसाइटस। ल्यूकोसाइटस की संख्या अगर कम हो जाती है, यानी कि 4000 से नीचे ब्लड रिपोर्ट अगर आप कराते हैं, 4000 से नीचे आती है, तो इस बीमारी को हम ल्यूकोपोनिया कहते हैं। और यह अवस्था किस कंडीशन में आती है, ल्यूकोसाइटस की संख्या, जब ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है, उस कंडीशन में ल्यूकोसाइटस की संख्या घट जाती है। या दूसरी कंडीशन, अगर फोलिक अम्ल की कमी हो जाए शरीर के अंदर, फोलिक एसिड की कमी हो जाए, इस विटामिन की कमी के कारण भी ल्यूकोसाइटस की संख्या कम हो जाती है। ल्यूकोसाइटस एक डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है ना। और ल्यूकेमिया, ये देखिए एक रोग होता है ल्यूकेमिया, रुधिर कैंसर, जिसमें ल्यूकोसाइटस की संख्या बढ़ जाती है। अगर संख्या बढ़ती है डब्ल्यूबीसी में, ल्यूकोसाइटस की संख्या ल्यूकोपोनिया होती है। और अगर संख्या बढ़ती है, ये किस कंडीशन में होता है, जब रुधिर कैंसर हो जाता है। उस कैंसर की पहचान कैसे होती है, ब्लड टेस्ट में। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है, डब्ल्यूबीसी में कौन सी, ल्यूकोसाइटस की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तब ल्यूकेमिया रोग होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, रुधिर कैंसर में। सभी कशेरुकी जंतु में हीमोग्लोबिन सबसंरंजक होता है। कितने ही कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि सबसंरंजक पदार्थ कौन सा होता है, और वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। और कहाँ उपस्थित होता है, ये आरबीसी के अंदर। लेकिन मैंने अभी एनिलिडा और मोलस्का बताया है, वो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है आरबीसी। अब यहाँ देखिए बर्फ मछली की बात हो रही है और ईल, इसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं होता।
अगर आपसे पूछा जाए ऐसे दो जंतुओं के नाम बताओ जिनके अंदर, या एक ही जंतु पूछ ले कि जिनके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, तो वे कौन कौन सा होता है? बर्फ मछली और ईल। आइए देख लेते हैं कुछ डायग्राम के द्वारा। ये है बर्फ मछली जिसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, और अभी एक जंतु का नाम हो रहा है ईल। ये है ईल, ये भी एक प्रकार की मछली है, ये ईल है। इन दोनों की खासियत क्या है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये अब ये देखिए, ये एनिलिडा तथा मोलस्क में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एनिलिडा और मोलस्का, इनमें हीमोग्लोबिन कहां होता है? प्लाज्मा में घुला हुआ। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब नाम तो बहुत सुनते हैं आप, प्लीहा प्लीहा, जहां आरबीसी मर जाते हैं और इनका कब कहां इकट्ठे होते हैं मर के? कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा। आइए मनुष्य के शरीर में प्लीहा किस जगह उपस्थित होता है, ये भी एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं एनिलिडा संघ के जंतु और मोलस्क संघ के, जिनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है। ये जो जंतु है ये एनिलिडा संघ के है। पहचान इनकी, खंडों में विभक्त होता है इनका शरीर। ये है नेरिस, और ये है केंचुआ, और ये है जोंक। इस तरीके से एनिलिडा संघ के हैं। और अब आप ये देखिए, ये है मोलस्का संघ के जंतु, जैसे शंख, सीपी, ये मोलस्का संघ, इनमें भी हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। ऑक्टोपस भी मोलस्का संघ का ही प्राणी होता है, ठीक है ना। ये सारे जंतु हैं मोलस्का संघ के। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया प्लीहा, जहां आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। देखिए डायग्राम आप देखिए, ये लिवर होता है, लिवर के बाद यहाँ स्टोमक होता है, ये जो ऊपर है ये है प्लीहा। इसका डायग्राम स्प्लीन, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, और ये है स्प्लीन। ये प्लीहा है जहां आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, प्लीहा, स्टोमक के जस्ट ऊपर और लिवर से लगा हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से अब थोड़ी जनरल बातें। विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर मनुष्य विश्राम कर रहा है तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और हृदय एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है, इसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्ट्रोक आयतन, जब एक बार में 70 ml रुधिर पंप करता है। और हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रुधिर पंप कर देता है। 1 मिनट में कितना कर देता है? 5 लीटर। और मनुष्य का हृदय अपने जीवन काल की अगर पूरी बात करें, अगर 70 वर्ष तक वो जीवित रहता है तो लगभग 20 करोड़ बार दिल वो इसका हृदय धड़कता है। और इस समय में लगभग 15 करोड़ 50 लाख लीटर रुधिर को पंप कर देता है। इस तरीके से आपने ये रुधिर की सामान्य बातें जानी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, विलियम हार्वे ने, फंक ने, या लैंडस्टीनर ने? तो ये खोज की थी विलियम हार्वे ने, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या होता है? संवहनी पदार्थ क्या होता है? देखिए संवहनी पदार्थ लसिका भी होता है, रक्त भी होता है, जल भी है, हृदय नहीं है, ये संवहन पदार्थ ही होता है। लेकिन इसने पूछा है रुधिर परिसंचरण तंत्र में, रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो संवहन ऊतक होता है वो होता है रक्त। आपको ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का सी, रक्त। देखिए और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब उसे कहते हैं, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। और अगर CO2 की मात्रा होती है तो वो अशुद्ध होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध रक्त, बी, ऑप्शन बी, शुद्ध रक्त कहा जाता है जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न के संबंध में गलत है, रक्त के संबंध में कौन सा तथ्य इसमें गलत है? चलिए देखते हैं। यह एक द्रव्य संयोजी ऊतक है, बिल्कुल ठीक, संयोजी द्रव्य ऊतक होता है। रक्त, इसका पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल रक्त का पीएच मान 7.4 ही होता है, ये भी ठीक है। इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म स्तर से होती है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त जो बनता है वो मेसोडर्म से ही बनता है, ये भी ठीक है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है।
यह अम्लीय प्रकृति का नहीं होता, अक्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट, रुधिर को अध्ययन को क्या कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, रुधिर को अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, रुधिर का अध्ययन जो करते हैं वो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा रक्त का घटक है? रक्त का घटक, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, इसमें पूछा है रक्त का घटक नहीं है, यानी कि रक्त किससे नहीं मिलके बनता। देखिए, रक्त में प्लाज्मा भी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती है, लाल रक्त कणिकाएं भी होती है, पट्टिकीनु नहीं होते। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नहीं होते, रक्त का घटक नहीं है पट्टिकीनु। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, सातवें में, रुधिर में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा, देखिए रुधिर जो होता है, रुधिर इसके ये दो प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर बनता है। रुधिराणु, प्लाज्मा तो होती है, इसमें प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो होती है 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु होते हैं। तो इसमें पूछा प्लाज्मा की, तो 55% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55%। अगर रुधिराणु को पूछते तो 45%। रुधिर में प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, देखिए प्लाज्मा के अंदर ही पूछा है जल का परसेंट। जल जो होता है वो होता है 90 से 92%। प्लाज्मा रुधिर में प्लाज्मा का प्रतिशत जो होता है वो 90 से 92% होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? रुधिर के प्लाज्मा का, प्लाज्मा अगर रुधिर का पूछता तो वो तो सबको पता है लाल होता है, लेकिन प्लाज्मा का ये होता है हल्का पीले रंग का। ऑप्शन उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वें क्वेश्चन में क्या पूछता है। 10वां क्वेश्चन में पूछा है प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है? देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा के अगर आपने घटक देखे होंगे तो जहां भी लवण आ जाता है, लवण, जहां भी लवण आएगा उसका मतलब प्रकृति अक्षारीय होती है। तो इसकी प्रकृति, क्योंकि प्लाज्मा में लवण भी उपस्थित होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके आयनों के रूप में, तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अक्षारीय। प्लाज्मा की प्रकृति भी अक्षारीय होती है और रुधिर भी अक्षारीय, इसी की वजह से, इसी प्रकृति की वजह से अक्षारीय होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाई जाने वाली प्रोटीन, देखिए प्लाज्मा में मुख्य पाई जाने, वैसे तो प्लाज्मा में करीब 70 प्रोटीन उपस्थित होती है। जो मुख्य होती है उनमें देखिए एल्बुमिन भी होती है, ग्लोबिन भी होती है, फाइब्रिनोजन भी होते हैं, इनमें से सभी, आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग प्रासरणीय संतुलन के लिए होता है? प्रासरणीय संतुलन, जो प्लाज्मा में प्रोटीन होती है उसमें प्रासरणीय संतुलन कौन करता है? एल्बुमिन, क्योंकि प्रोथ्राम्बिन रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रासरणीय संतुलन कौन करती है? एल्बुमिन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है? देखिए रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है? होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो वाहिनियों में ब्लड बह रहा है उसमें हिपेरिन नाम का पदार्थ थक्का बनने से रोकता है। वो कैसे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिपेरिन। वो ग्लोबुलो फाइब्रिनोजन को निष्क्रिय करता है। तो इसका मतलब हिपेरिन जो होता है वो प्लाज्मा में उपस्थित रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी उत्तर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा असत्य है? यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कौन सी बात गलत है? यह यकृत में बनता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लिवर में ही होता है। नेक्स्ट, यह प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, ये भी ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली का ये एक मुख्य घटक होता है, कोलेस्ट्रॉल मजबूती प्रदान करता है। यह स्टेरॉइड हार्मोन के बनने में सहायक है, ये भी ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉइड हार्मोन को बनाने में सहायता करता है। यह अग्नाशय में बनता है, ये गलत है, अग्नाशय में इसका निर्माण नहीं होता, इसका निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? देखिए अब इसने पूछा है रुधिर के अंदर आरबीसी की मात्रा।
आरबीसी जो होती है रुधिर के अंदर वो होती है 44%। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 44%। 15वें का ऑप्शन हो जाएगा 44%। ये वे वाले क्वेश्चन है जो कि लगातार प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं किसी ना किसी कंपटीशन में। आरबीसी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? आरबीसी के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? देखिए, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। बिल्कुल ठीक, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन ही होता है। इसे ल्यूकोसाइटस भी कहा जाता है, ये गलत है। इसका नाम ल्यूकोसाइटिस जो है डब्ल्यूबीसी होती है। ये ऑप्शन बी इसका गलत है। 16 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी का कब्रिस्तान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। इसे स्प्लीन भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा कब्रिस्तान प्लीहा, यानी कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है और कहा मृत्यु होती है इनकी प्लीहा में, तो इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में पूछा है। वयस्क अवस्था में तो सबको पता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में, वयस्क अवस्था में तो अस्थि मज्जा होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण प्लीहा और लीवर में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यकृत में होता है और प्लीहा में होता है, अस्थि मज्जा में नहीं होता। अस्थि मज्जा में नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। अस्थि मज्जा में वयस्क अवस्था में होता है, याद रखना। इसने पूछा है भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, 18वें का उत्तर हो जाएगा ए और सी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्या कहता है? निम्न में किसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी को तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और आरबीसी को इरिथ्रोसाइटस बोला जाता है, जबकि प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। तो 19वें का उत्तर हो जाएगा सी, क्या? प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस, आरबीसी को इरिथ्रोसाइटस और इसका नाम होता है प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइटस। तो 19वें का हो जाएगा सी। 20वां, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। कहां से? आरबीसी के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में। प्लाज्मा में नहीं होता, श्वेत कोशिका में नहीं होता, प्लेटलेट्स में नहीं होता। कहां होता है? लाल रक्त कोशिका में हेमोग्लोबिन उपस्थित होता है। 21वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, मनुष्य या कोई भी जीव जंतु पहाड़ों पे जो रहते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए तो वहां लाल रक्त रुधिराणु की संख्या बढ़ती है। क्या होता है? संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है, ऐसे में आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है, तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या में बढ़ेगी। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, आरबीसी में होगा। आरबीसी के अंदर क्या होता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है तो वायवीय श्वसन होता है, लेकिन इससे अलावा किसी भी कोशिकाओं में कहीं भी पूछे तो अवायवीय श्वसन, केवल अवायवीय श्वसन होता है आरबीसी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। आरबीसी का बनना कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। इसका उत्तर हो जाएगा ए, एरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन, 120 दिन बाद आरबीसी को निगल जाता है। देखो, आरबीसी को खत्म कौन करता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसी खत्म होती है? फैगोसाइटस प्रक्रिया, यानी कि कौन निकल जाता है? फैगोसाइटस। आरबीसी को कौन निकल जाता है? फैगोसाइटस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में किसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? आरबीसी के अंदर केंद्रक मैंने दो बताए थे, अगर मेरी वीडियो देखी हो उसमें मैंने बताया था ऊंट और लामा, ये दो जंतु होते हैं स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ऑप्शन में कौन है? ऊंट है। इसके साथ साथ या लामा भी अगर के ऑप्शन में आता तो वो भी होता। तो इन दोनों के केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक ल्यूकोसाइटस है? अभी मैंने बताया था आरबीसी क्या है? इरिथ्रोसाइटस, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटस, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटस।
तो ल्यूकोसाइटस कौन है? WBC। 27वां क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर WBC कितने प्रकार की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके आधार? कोशिका द्रव्य में किसके आधार पर पूछी? कणों के आधार पर। देखो WBC जो होती है वे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? याद रखना, एक कनिका में और एक अकनिका में। कनिका में जो होती है वे भी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है ना, 3 प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। कनिका कणों के आधार पर पूछिए। और अकनिका होती है 2 प्रकार की। याद रखना, अगर अकनिका पूछता तो उत्तर होता 2 और कनिका पूछी है तो उत्तर होता है कितना? 3। अब 3 कौन कौन से होते हैं? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तीनों के नाम मैंने बता दिए, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये 3 कनिका युक्त होती है। टोटल WBC कितनी होती है? अगर टोटल पूछता तो 5, 3 ये 2 ये। लेकिन देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कण के आधार पर पूछा तो 3 और अकनिका पूछता तो 2 ये, और अगर टोटल पूछे तो 5। ठीक है, नेक्स्ट। WBC के संबंध में कौन सा कथन गलत है? WBC के संबंध में सबसे पहले इसका जीवन काल 120 दिन होती, यही बात गलत है। इसका जीवन काल 120 दिन का नहीं होता, ये 4 से 5 दिन तक ही जिंदी रहती है। ये ठीक है, इसमें कोई, ये भी ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, ये भी ठीक है। ये गलत है। ये RBC का होता है जीवन काल 120 दिन का। इसने पूछा किसका? WBC का। तो गलत कौन सा हुआ? ए। नेक्स्ट, WBC में कितने प्रकार, WBC कितने प्रकार के होते हैं? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो WBC कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी बताया था 5 प्रकार के। कौन कौन से? 3 कनिका में, 2 अकनिका में। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि ग्रेनुलोसाइटस, एग्रेनुलोसाइटस, टोटल मिला के 5। निम्न में कौन सा कनिका में? देखो फिर कनिका में WBC का एक प्रकार नहीं है। इसने नहीं पूछा, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, नहीं। अब कनिका में मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार की कनिका बताई। जो अम्लीय माध्यम में रंजित होती है उसे कहते हैं इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स कहां है? इसमें इयोसिनोफिल्स। इसका दूसरा नाम, इयोसिनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफिल्स भी है। ये कनिका में होती है। दूसरी न्यूट्रोफिल्स, उदासीन माध्यम में जो अभिरंजित होती है, ये भी होती है। किसमें? कनिका में। ये भी है, ये भी है, बेसोफिल्स भी है। लिम्फोसाइटस इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा डी। लिम्फोसाइटस अकनिका में होती है। तो ये WBC का वर्गीकरण मेरी वीडियो में जाके आप देखिए, वहां मैंने अच्छे से वर्गीकरण समझाया है इसका। तो कौन सी अकनिका में होती है? डी। देखिए 31वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायता करता है? वो है कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कैल्शियम। बहुविकल्प क्वेश्चन हो, अगर मेरी रक्त की 3 पार्ट आए हैं, उन्हें पढ़ के अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बस आपको एक बार प्रश्नों को ध्यान से समझना होता है कि प्रश्न क्या पूछा है और इसकी थ्योरी क्या है। डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन तुरंत बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसमें पूछा, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? हमेशा इंपॉर्टेंट, विटामिन के। क्या उत्तर आएगा? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक लसिका में अधिक पाया जाता है? देखिए लसिका और रक्त दोनों में क्या अंतर होता है? लसिका के अंदर WBC उपस्थित होती है, जबकि रक्त में WBC के साथ साथ RBC भी होती है, जबकि लसिका में RBC नहीं होती। तो लसिका का में कौन पाया जाएगा? WBC। लसिका में अधिक कौन पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, पाता तो प्लेटलेट, RBC तो होती ही नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, WBC नहीं होती। वो सॉरी, WBC ज्यादा होती है, WBC अधिक मात्रा में होती है, WBC अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होती है, कौन?
लोहा और फेरस रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन या आरबीसी लोहा की कमी होने वाला रोग। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में टोटल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त होता है एक, रक्त कैसा है? एक संयोजी ऊतक। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ए। आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन ए। 38वां को, रक्त में लाल रंग में से किसका कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त हमेशा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर हीम नामक पदार्थ पाया जाता है। 39वां क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी बनती है? जब भी एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो होता है लिम्फोसाइटस से। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइटस। उत्तर हो जाएगा बी। डब्ल्यूबीसी मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन वाहन? नहीं, ऑक्सीजन वाहक कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हीमोग्लोबिन का कार्य है। ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी। ये थे रक्त के 40 बहुविकल्प क्वेश्चन जो कि लगातार किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। अगर आपने मेरी ब्लड की तीनों ही वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजी से बना पाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी पढ़े थोड़ा डीपली पढ़े, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी प्रतियोगिता में पूछे आप तुरंत बना पाए। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।